हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में यूनिट स्टेप इनपुट के लिए जो 4 पॉसिबल केसेस पढ़ रहे थे, डैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड, उसमें से 2 केसेस आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। तीसरा है केस 3 जाइज इक्वल टू 1, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम में यदि क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम रहेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रिस्पॉन्स का वैल्यू क्या होगा और स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। तो उसके लिए CS/RS यानी जनरल फॉर्म जो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वो होता है ω/s² प्लस 2j⍵ns प्लस ω/n²। अब इसमें हम इधर से RS को हटाएंगे तो ये RS इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब यूनिट स्टेप के लिए RS का वैल्यू 1/s होता है और क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए इसमें जाई का वैल्यू 1 रख देंगे। तो जब दोनों का वैल्यू यानी RS का वैल्यू 1/s रखें और क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए जाई के जगह पर 1 रखेंगे तो s² प्लस 2ω/ns प्लस ω/n² होगा। CS का वैल्यू ये जो रहा, s को इधर मल्टीप्लाई में कर दिया यानी फाइनल आया ω/n² इंटू s² प्लस 2ω/ns प्लस ω/n²। अब इसका हमको टाइम रिस्पॉन्स निकालना है, तो टाइम रिस्पॉन्स निकालना है तो इसका लैप्लास इन्वर्स निकाल देंगे और वो हो जाएगा। तो लैप्लास इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए ये देखिए कि एक फार्मूला पर बैठा हुआ है s प्लस ω/n² का ω/n का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर पर। अब इतना का पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो s के लिए a/s प्लस b/s प्लस ω/n का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस जब बेस लीनियर नहीं होता है तो एक और कांस्टेंट लेते हैं c और बाय बेस जो बेस है उसके लिए। अब हमको क्या करना है, a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो इसके जो नोमरेटर है वो लिखेंगे, a वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म छोड़ देते हैं और s प्लस ω/n² एट s बराबर 0 पुट करेंगे, यानी जो भी डिनोमिनेटर में होता है जिसका कोफिशिएंट का जिस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं उतना बराबर 0 पुट करके s का वैल्यू निकालते हैं। तो s बराबर 0, s बराबर जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ω/n² कैंसिल आउट होकर के a का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमको निकालना है b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो b और c का वैल्यू निकालिए। तो b का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, b इज इक्वल टू, फिर इसके सामने में जो है उसको छोड़ देना है और बाकी टर्म लिखना है लेफ्ट साइड से। तो ω/n² एट s इक्वल टू इतना बराबर जब 0 पुट करेंगे तो s बराबर आ जाएगा -ω/n। अब -ω/n पुट करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा, b का वैल्यू -ω/n पुट करने पर -ω/n आएगा। s का वैल्यू -ω/n पुट कीजिएगा तो एक ω/n से एक ω/n कट जाएगा और b का वैल्यू -ω/n आएगा। फिर c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू जब लिखना है तो सेम वैल्यू लिखेंगे तो वही आ जाएगा। तो ऐसा में रूल बताया गया है कि जब एक ही टर्म के लिए लिखा गया है तो जो पिछले वाला का जो c लिखे हैं b के बदले में, तो b का जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है ω/n² अपॉन s। इसको डिफरेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तब s बराबर पुट करेंगे -ω/n, इतना बराबर 0 पुट करके। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, ω/n² कांस्टेंट है तो ω/n² बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन होगा 1/s विथ रिस्पेक्ट टू ds का एट s इक्वल टू -ω/n पर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/s का क्या होगा, जैसे 1/x का होता है -1/x², उसी तरह से यहाँ भी 1/s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये ω/n² c इक्वल टू वैल्यू निकाल रहे हैं इंटू -1/s²। अब इसमें एट s बराबर -ω/n पुट करना है, तो s बराबर -ω/n पुट करेंगे तो -ω/n और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर और इनटू में -1 है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ए बी और सी का वैल्यू निकाल दिए। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे सी एस इक्वल टू, तो सी एस इक्वल टू ए बाई एस, ए के जगह पर 1/s प्लस बी में भी माइनस है, बी का वैल्यू माइनस ओमेगा है और सी का वैल्यू -1, तो बी और सी जो है बी बाई, बी के जगह पर क्या रखेंगे हम, बी के जगह पर रखेंगे माइनस ओमेगा एन बाई, यहाँ था एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर और प्लस में सी था, तो सी के जगह पर 1/s प्लस ओमेगा एन, ए बी और सी का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स करना है हमको, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स, लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो सी एस का लाप्लास इन्वर्स सी टी हो जाएगा, 1/s का 1 माइनस ओमेगा एन बाई, तो ओमेगा एन कॉन्स्टेंट 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब रहता है तो उसके लिए टी लेते हैं, और 1/s प्लस ए का e टू द पावर माइनस ए टी, यानी e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, फिर माइनस 1/s प्लस ए का क्या होता है फार्मूला, e टू द पावर माइनस ए टी ओमेगा एन टी। तो ये लिख दिया गया टोटल, यानी सी टी का वैल्यू जो आया वो आया 1 माइनस ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी और माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। ये आपका रिस्पॉन्स आ गया। तो रिस्पॉन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनल जो हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स आया, इसमें 2 एक्सपोनेंशियल टर्म है। फाइनल थोड़ा आगे लाइन में हम लिख देते हैं कि जो रिस्पॉन्स का वैल्यू आया सी टी इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। अब इसमें 2 एक्सपोनेंशियल टर्म है जो आउटपुट आया है रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स का जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसमें टाइम कांस्टेंट कितना है, यानी कि आउटपुट रिस्पॉन्स जो है लिखेंगे, सो द आउटपुट रिस्पॉन्स कंसिस्ट टू एक्सपोनेंशियल term with same time constant, और टाइम कांस्टेंट ही इसमें क्या है, e के पावर ओमेगा n, तो टाइम कांस्टेंट जो है 1/ओमेगा n है, 1/ओमेगा n, t बराबर जो है टाइम कांस्टेंट वो है इसमें रखा हुआ, क्योंकि यदि 1/ओमेगा एन को फिर लिखेंगे e टू द पावर माइनस ए टी, तो इसका लिख सकते हैं माइनस ओमेगा एन, इसको पावर ऊपर ले जाके माइनस ओमेगा एन लिखा जा सकता है। अब हमको स्टेडी स्टेट आउटपुट निकालना है, तो स्टेडी स्टेट आउटपुट कैसे निकाला जाता है, आउटपुट का वैल्यू जो रहेगा उसमें t टेंस टू इन्फिनाइट लेना है, स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो स्टेडी स्टेट आउटपुट में लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट सी टी का वैल्यू, इसमें क्या करेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट, और आउटपुट जो वैल्यू रिस्पॉन्स आया है 1 माइनस ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस
e टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा एन टी। अब इसमें यदि वैल्यू रखेंगे हम टी के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाला वैल्यू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जो जीरो होगा, यह इसमें भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा जो जीरो होगा। तो सीधा से रिस्पॉन्स का वैल्यू जो आएगा हमारा स्टेडी स्टेट 1 माइनस जीरो दैट मीन्स 1 आ गया। यानी स्टेडी स्टेट केस में इनपुट दिए थे भी हम आर टी इक्वल टू 1 और आर एस का जो आउटपुट आया रिस्पॉन्स भी आया वो भी क्या आया 1 आया। दैट मीन्स ईरर अगर जो निकाला जाएगा तो ईरर कुछ आएगा और उसके बाद स्टेडी स्टेट ईरर निकाला जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में वैल्यू जो है वो आउटपुट के बराबर है या सॉरी इनपुट के बराबर है। जितना इनपुट दे रहे हैं यूनिटी दे रहे हैं तो आउटपुट भी यूनिटी आ रहा है। इसलिए ज़्यादातर हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में ईरर स्टेडी स्टेट केस में ना के बराबर होगा। देखिए ईरर सिग्नल निकाला जाए तो ईरर सिग्नल क्या होता है, ईरर सिग्नल ई टी इक्वल टू आर टी रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट होता है। तो आर टी 1 दिया गया है माइनस आउटपुट आया है 1 माइनस ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। अब ये अगर जो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस 1 और प्लस ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी होगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनल ईरर सिग्नल जो आएगा वो कितना आएगा, ईरर सिग्नल ई टी जो आया वो हो गया ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। अब हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकाला जाएगा, जिसमें भी स्टेडी स्टेट हमको निकालना होता है उसमें लिमिट पुट कर देते हैं t टेंस टू इन्फिनिट। तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एरर सिग्नल में स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए, तो इसमें भी पुट करेंगे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और एरर सिग्नल आया है ओमेगा एन टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। यदि लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और दोनों वैल्यू 0 + 0 0 हो जाएगा। यानी स्टेडी स्टेट एरर इसका 0 हो गया। यानी कहने का मतलब कि यदि जो सिस्टम में क्रिटिकली डैम्प्ड यूज किया जाएगा उसमें एरर ना के बराबर होगा, और मतलब स्टेडी स्टेट केस में जो आउटपुट भी होगा वो इनपुट के बराबर होता है। तो इससे यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो सिंपल सी ग्राफ इसका इस तरह से रिस्पॉन्स हमको मिलता है। टाइम के रिस्पेक्ट में सीटी का वैल्यू यदि हम इनपुट दे रहे हैं यूनिटी, तो यूनिटी आउटपुट में, तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत कम समय में ग्राफ उठता है और इनपुट के बराबर हो जाता है। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब पहले ट्रांजिएंट हुआ लेकिन बहुत कम समय में ट्रांजिएंट इसमें ना के बराबर हुआ, और जैसे ही ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ और यूनिटी के बराबर, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट में इनपुट के बराबर आउटपुट होता है और एरर नहीं होता है। एरर स्टेडी स्टेट एरर 0 होता है। तो इस तरह के ऑक्सीलेशन को हम बोलेंगे क्रिटिकल डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। सेम इसी तरह से आप निकाल सकते हैं ओवर डैम्प्ड के लिए भी, जो CS/RS है उसका रिस्पॉन्स निकाल करके उसमें जाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक से कोई भी ग्रेटर वैल्यू रख करके और उसका रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं कि कैसा होगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम में। देखिए एक क्वेश्चन है इस पर, उसको भी सोल्व कर देते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ देते हैं एग्ज़ाम में बनाने के लिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सिस्टम है जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है XS का वैल्यू। एक क्वेश्चन है इस पर कि
एक्स एस का वैल्यू जो है वो दिया गया है 100/(a² प्लस 2s प्लस 50। ये क्वेश्चन दिया हुआ है s² प्लस 2s प्लस 50 और इंटू RS। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ RT इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि RT का वैल्यू 1 हो, दैट मीन्स यूनिट स्टेप हो, तो XT का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा जब t टेंड्स टू इन्फिनाइट होगा, यानी टाइम का वैल्यू इन्फिनाइट होगा तब XT का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल हमको इसको करना क्या है, पहले RT का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहाँ से हम RS का वैल्यू निकालेंगे। तो RS का वैल्यू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होगा। 1/s इसमें पुट करके पहले XT का वैल्यू निकाल लेना है, यानी लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे इसका तो हमको टाइम रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और जब XT का वैल्यू निकल जाएगा तो उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में रिस्पॉन्स ये दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यूनिट स्टेप इनपुट के लिए रिस्पॉन्स का वैल्यू क्या होगा जब टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी हो तब इसमें पुट करते हैं x ऑफ s इज इक्वल टू 100/(a² प्लस 2s प्लस 50 और इंटू 1/s। फाइनल इक्वेशन हमारा आ गया 100/s इंटू a² प्लस 2s प्लस 50। अब इसका हमको लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, फिर से इसका पार्शियल फ्रैक्शन तोड़िए, और पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए हम इतना बराबर 100/s इंटू a² प्लस 2s प्लस 50 को लिख सकते हैं a/s प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डायरेक्ट टर्म है bs प्लस c बाई a² प्लस 2s प्लस 50। अब इसमें एलसीएम ले करके भी इनका जोड़ घटाव करके आपको a b और c का वैल्यू निकालना है। तो a² प्लस 2s प्लस 50 यह हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2as प्लस 50a प्लस, जब इससे इसमें भागा दिया जाएगा तो ये आ जाएगा bs² प्लस cs। इधर लेफ्ट टर्म वाला जो ये टर्म है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू है उसको कंपेरिजन करके a b और c का वैल्यू निकालना है हमको। a b और c का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा इसमें, अब इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में 100 बचा, 100 बराबर इसमें a² का कोफिशिएंट को एक जगह करेंगे तो a प्लस b इंटू s²। देखिए s² यहाँ पे भी है, यहाँ है। फिर s का कोफिशिएंट अलग करेंगे तो 2a और प्लस c, तो 2a प्लस c इंटू s, और कांस्टेंट टर्म है हमारा 50a। अब इसके बाद कंपेयर करना है सारा का कोफिशिएंट, तो कंपेयर करेंगे तो इधर हो गया 100 बराबर 50a। कांस्टेंट टर्म को पहले कंपेरिजन किए तो 50 से कैंसिल आउट होगा 2, यानी a का वैल्यू 2 आ गया। फिर कोई को भी कंपेरिजन कीजिए, a² का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो a प्लस b, a² का कोफिशिएंट इधर नहीं है 0, तो b बराबर माइनस ऑफ a, और माइनस a का वैल्यू 2 है, यानी b का वैल्यू -2 आ गया। सेम उसी तरह से c का वैल्यू निकालिए, तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेरिजन जो आगे वाला टर्म है उसको कंपेयर करेंगे। तो अगला टर्म है 2a प्लस c, तो 2a प्लस c बराबर, इधर लेफ्ट साइड में कोई कोफिशिएंट s का नहीं है 0, c बराबर माइनस ऑफ 2a, यानी -2, और a का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू -4 आ गया। अब a b और c का वैल्यू जब निकाल लिए तो अब जो भी वैल्यू है cs का वैल्यू उसमें आप रखिए, और cs का वैल्यू निकाल करके और हमको रिस्पॉन्स निकाल देना है। cs नहीं बल्कि xs दिया हुआ था, तो x ऑफ s इज इक्वल टू a/s था, a का वैल्यू आया है 2, तो 2/s प्लस
बी एस प्लस सी था, तो बी का वैल्यू -2 आया है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। 2s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 50 था, इसको ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए कि ये जब हम एक्सेस का वैल्यू लिख लेते हैं तो इसको हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होता है। तो तोड़िए उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो 2/s यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस दोनों नहीं रहेगा, माइनस इसको दो फॉर्म में खोल के लिखते हैं। देखिए 2 जब कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा s प्लस 2, और ये जो है वो इसको 2ab बराबर दिया हुआ है, 2ab बराबर 2s दिल है। तो 2a के जगह पर s, b के जगह पर कितना रख दें कि 2s आ जाए, यानी b का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, यानी s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी जो 1 एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया, 50 से, तो ये बचेगा 49, यानी प्लस 49 बचेगा। 49 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में 7 का स्क्वायर। ये सब चीज़ पढ़ाया गया है बहुत सा प्रॉब्लम में, इसको कैसे ब्रेक करना है तो ये तोड़ करके लिख दिया गया। अब इसके बाद फिर हमको देखना है कि नीचे में s प्लस 1 है लेकिन ऊपर में s प्लस 2 है, तो उसको भी तोड़ देते हैं। 2/s को 2/s 2 इंटू इसके जगह पर s प्लस 1 और प्लस 1 अलग रख, दोनों जगह फिर अलग अलग करती हैं, s प्लस 2 को 1 प्लस 1 में, और ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको दोनों के साथ लगा देते हैं ताकि फिर एलसीएम लेंगे तो वही टर्म आएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम आसानी से लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो टेकिंग लाप्लास इन्वर्स, अच्छा एक बात और देखिए कि s प्लस a बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो e टू द पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी का फार्मूला है, लेकिन यहाँ होना चाहिए ओमेगा बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के जगह पर 7 है, इसमें नहीं है, तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 7 से डिवाइड भी कर देते हैं, इसमें दोनों काम करती हैं। अब इन्वर्स इसका जब लाप्लास इन्वर्स लिया जाएगा तो लाप्लास इन्वर्स के लिए एक्सेस का लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा xt, एक्स ऑफ एस का लाप्लास इन्वर्स xt, 2/s को हम 2 लिख सकते हैं -2 इंटू ये हो गया e टू द पावर माइनस ए टी, टी के ए के जगह पर 1 है, इंटू कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा के जगह पर 70 कॉस ओमेगा टी हो गया। फिर प्लस है और इसमें कितना रह गया 7, अब 2 से मल्टीप्लाई भी है या फिर रहने दें, 1/7 यहाँ पे है और इंटू ई टू द पावर माइनस 80 इंटू साइन ओमेगा टी का फार्मूला है, यानी साइन 7t का फार्मूला पर ये बैठा हुआ है, जिसको इन्वर्स निकालने पर ये आएगा। तो लाप्लास इन्वर्स निकाल दिए, देख लीजिए एक बार फिर से। 2/s, 2 को कांस्टेंट लिया, 1/s का लाप्लास इन्वर्स 1 होता है, -2 यह है s प्लस a बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका लाप्लास इन्वर्स निकालने पर होता है e टू द पावर माइनस ए टी, ए के जगह पर 1 है तो 1t इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पर 7 था, प्लस 1/7 जो ये कांस्टेंट है इसको निकालें, और ये ओमेगा बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है e टू द पावर माइनस ए टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो e टू द पावर माइनस ए टी ए के जगह पर 1 है और साइन ओमेगा के जगह पर 7 है, ये लिख दिया गया। ये आया इसका xt का वैल्यू।
लेकिन हमको निकालना था कि xt का वैल्यू फाइंड करना है जब t टेंस टू इन्फिनाइट हो, यानी t का वैल्यू इन्फिनाइट हो। तो xt का वैल्यू अब हम निकालते हैं, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी xt बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और xt के जगह पर जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। तो 2 - 2 इंटू e टू द पावर -80 इंटू cos 70 प्लस 1/7 इंटू e टू द पावर -t इंटू sin 70। अब इसमें जैसे ही t का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो e टू द पावर -इन्फिनिटी होगा और e टू द पावर -इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। फिर यहाँ पे भी e टू द t का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो e टू द पावर -इन्फिनिटी 0 होगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा 2 जो कि आंसर हुआ, यानी जो फंक्शन दिया हुआ था, जो सिग्नल दिया हुआ था, उसका इन्फिनिटी टाइम पर जो रिस्पॉन्स होगा वो 2 होगा, सिर्फ 2 आएगा। यही आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसको देख सकते हैं। और बार बार ऐसा क्वेश्चन समझने की कोशिश है कि क्या हमको पूछ रहा है कि रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यूनिट स्टेप के लिए पूछ सकता है, यही क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि पैराबोलिक के लिए निकालिए, रैंप के निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, पैराबोलिक जो भी रैंप के लिए होता है RT का वैल्यू या फिर RT का वैल्यू क्या, RT का वैल्यू रैंप के लिए T होता है, इसका RS का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं 1/s² हो जाएगा। और ये है रैंप के लिए। और पैराबोलिक के लिए जो होता है, पैराबोलिक के लिए RT बराबर जो होता है वो t²/2 होता है। एक वीडियो में खाली 1/s बता दिए हैं, उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा और RS का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 1/s³। यानी पैराबोलिक के लिए RT बराबर होता है t²/2, तो RS का वैल्यू 1/s³ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ही अलग अलग पूछ सकता था रिस्पॉन्स का वैल्यू अलग अलग सिग्नल इनपुट के लिए। जैसे कि क्वेश्चन में कह दिया कि स्टेप इनपुट के लिए यानी RT का वैल्यू 1 हो तब हमको रिस्पॉन्स का वैल्यू निकालना है। और रिस्पॉन्स का वैल्यू कब निकालना है, जब टाइम का वैल्यू इन्फिनाइट रहे। यदि टाइम का वैल्यू इन्फिनाइट नहीं कहता तो सिर्फ इतना ही हमारा आंसर हो जाता, रिस्पॉन्स वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। और ये एक जो 4 केसेस वाला है, ओवर डैम्प्ड केस वाला, ओवर डैम्प्ड केस में भी ऐसे ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं वैल्यू रख कर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टीडियस है और उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यही 3 केस, अब 3 केस आपको एग्ज़ाम में डेराइव करने के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ आपको आएंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालने के लिए। आगे दिन हम लोग टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। इसी में कुछ टर्म्स हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकालने के लिए, जो उससे भी न्यूमेरिकल आता है, पूछता है, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आगे कंटिन्यू करेंगे।